जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास के एक महत्वपूर्ण विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। जी हाँ, अर्थशास्त्र। हम सभी जानते हैं कि 12th में इकोनॉमिक्स की दो बुकें हैं। एक तो है मैक्रो, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। जी हाँ, जिसको हम इंडियन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर देखा गया है कि 12th में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इस बुक में से लास्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत, पाकिस्तान और चाइना का विकास पथ, इसमें से अक्सर एक 6 नंबर का क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। तो आज हम इसी चैप्टर की सर्जरी करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि भाई जब ये तीनों मुल्क की एक सी इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू में थी और ये तीनों मुल्क एक साथ ही आज़ाद हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आज चाइना भारत से इतना आगे आ गया और भारत, चाइना और पाकिस्तान की हम तुलना करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो तुलना के लिए हमें 2-3 चीज़ों को क्लियर करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम तुलना किस चीज़ की कर रहे हैं? हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं भारत, पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्था की। अब आप ये बोलोगे सर ये तो सिंपल सी बात है कि अर्थव्यवस्था की हमारी बुक है तो हम अर्थव्यवस्था की ही तुलना करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये कन्फ्यूज़न होती है कि अर्थव्यवस्था में जो बेसिक चीज़ होती है हम उस चीज़ की तुलना करेंगे। जैसे हमें सभी को पता है कि भाई इकोनॉमिक्स जो डिपेंड होती है वो तीनों सेक्टर पे होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हिंदी में हम जिसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अभी भी 12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें कन्फ्यूजन होती है कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है या फिर प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, सेकेंडरी क्षेत्र कौन सा है, टर्शरी क्षेत्र कौन सा है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो हमें इन तीनों क्षेत्रों की ही तुलना करनी है। जब हम इन तीनों क्षेत्र की तुलना कर लेते हैं तभी हमें पता चल जाएगा कि भाई भारत किस पोजीशन पे स्टैंड रखता है, चीन का क्या स्थान है, पाकिस्तान का क्या स्थान है। हम सभी जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चाइना का विकास पथ के बारे में क्या है और 6 नंबर का अक्सर ये क्वेश्चन बार बार आता है और आने वाले एग्जाम में भी ये पुट किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि तीनों देशों ने एक ही समय में अपना विकास पथ शुरू करा। अब यहाँ विकास पथ का अर्थ है कि तीनों देश जब एक साथ आज़ाद हुए, मतलब आसपास आज़ाद हुए, तो इन्होंने अपने विकास की जो शुरुआत करी वो एक साथ ही शुरू करी। जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया। आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन हो गया, जो कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और बीच में भारत था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान 1971 में चेंज होकर बांग्लादेश का नाम पड़ गया। तो हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान को सन 1947 में स्वतंत्रता मिली और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना सन 1949 में हुई। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि भाई 1947 में भारत आज़ाद हो गया और चाइना में जो सरकार आई है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो 1949 में आई है। मतलब 2-3 साल का अंतर है बस। इसी के साथ साथ तीनों देशों ने अपनी विकास रणनीतियों की योजना समान तरीके से शुरुआत करी। भाई ये जब तीनों मुल्क आज़ाद हो गए, आज़ाद तो 2 ही मुल्क हुए थे, मतलब चाइना में 1949 में नई सरकार आई और भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो आज़ादी के बाद भारत के हिस्से हो गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत के सामने चुनौतियाँ थीं। चुनौतियाँ क्या थी कि हम कौन से मॉडल को अपनाएं? क्या हम पूंजीवादी मॉडल को अपनाएं, क्या हम समाजवादी मॉडल को अपनाएं या हम मिश्रितवादी मॉडल को अपनाएं? अब आप ये बोलोगे कि सर ये क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है और मिश्रितवाद क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना तो आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस कभी समझ ही नहीं पाओगे। पूंजीवादी मॉडल, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, जो रेगुलेशन बनाती है, वो बेसिकली अमीर लोगों के, रिच पीपल्स के फ़ायदे के लिए होते हैं। इन द फेवर ऑफ रिच पीपल, उनके फ़ायदे के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। जो समाजवादी इकोनॉमिक्स है उसमें जो कानून होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो था यूएसएसआर वाली साइड, जिसको हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, सोवियत कंट्रीज वाली थी। दूसरा था कैपिटलिस्ट, जिसकी पैरवी अमेरिका कर रहा था। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने भी 2 ही विचार थे, या तो हम कैपिटलिस्ट अपना लें या तो हम सोशलिस्ट अपना ले। तो भारत ने क्या करा, भारत ने मिक्स इकोनॉमिक अपनाई और मतलब शुरू में 1991 तक तो भारत की जो इकोनॉमिक्स थी वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमिक्स थी। 2 प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था।
खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जब कोई एक देश विश्व के अनेक देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, जैसे आज वैश्वीकरण के समय में हो रहा है, भूमंडलीकरण के समय में हो रहा है। और बंद अर्थव्यवस्था वो होती है कि जब एक देश सिर्फ एक दो गिने चुने देशों के साथ ही आयात और निर्यात तक सीमित रहता है। अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों देशों ने अपना विकास की रणनीति को एक साथ शुरू करा। हम सभी जानते हैं कि भारत ने जो पंचवर्षीय योजना को अपनाया, मतलब 5 ईयर प्लान को अपनाया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई भारत ने 5 ईयर प्लान की ये जो योजना को लिया था भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिया है, मतलब हमने किस देश के संविधान से प्लानिंग ली है। तो हमने क्या करा, हमने 5 ईयर प्लान को अपनाया। हम सभी जानते हैं कि हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू होगी थी और 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है भाई? पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि सरकार अपनी कोई भी समस्या का समाधान योजना के द्वारा करेगी। अर्थात भारत की जो विभिन्न समस्याएं थी उस समस्या को सुलझाने के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, सपोज करते हैं कि आपने सोचा भाई मुझे 12th में इकोनॉमिक्स में 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो क्या आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले अगर आप पढ़ोगे तो क्या आपके 95 प्लस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं, आपको और सब्जेक्ट के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर मतलब जो आपका शेड्यूल है, जो आपका टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना पड़ेगा। आप उस चीज़ पर ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करोगे जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। तो आपने एक प्लानिंग करी कि भाई रोज का मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, आधा घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, आधा घंटा इस सब्जेक्ट को। जब आप पूरे साल ऐसे करोगे और साथ के साथ आप ये भी देखोगे कि भाई मेरे पे एनसीईआरटी की बुक्स है, सपोर्टिंग मटेरियल्स है, जेपीएच वीपीएच और भी सारी चीज़ें हैं, या जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ आपके पास है और जो नहीं है, उन सभी को आप माइंड में रख के अपनी तैयारी करने की कोशिश करोगे। तो उसी प्लानिंग के थ्रू आपने अगर 95 के आसपास आप अपना स्कोर कर लेते हो, इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रही। आपने अच्छी तरह अपना टाइम यूटिलाइज करा। अगर आपने अपने टाइम को यूटिलाइज ही नहीं करा, अपने सोर्सेज, अपनी बुक्स को अच्छी तरह पढ़े ही नहीं और आखिरी के 2 हफ्ते में पढ़ने की कोशिश करी है, तो क्या आपके मार्क्स आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से भारत ने भी शुरुआत करी। भारत ने सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की घोषणा करी और पाकिस्तान ने 1956 में करी। अब यहाँ पे आप अंतर देखिएगा। सबसे पहले इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग शुरू करा 1951, पाकिस्तान ने 1956 और चाइना ने 1953 में कर दिया था। मतलब तीनों ही जो देश थे वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने देश का विकास करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है। भारत और पाकिस्तान ने समान रणनीतियों को अपनाया और जैसे कि एक सार्वजनिक क्षेत्र बनाना और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया। इसमें बताने की कोशिश की गई है भारत और पाकिस्तान ने, दोनों ही देशों ने अपनी समस्याओं को समझकर साम्यवादी या फिर समाजवादी विचारधारा को अपनाने की कोशिश करी। अब समाजवादी विचारधारा क्या है कि भाई भारत की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सोचा भाई अभी जस्ट हम आज़ाद हुए हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है और भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स है या जो कंट्री है वो काफ़ी गरीब और अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो क्यों ना हम पहले, सरकार का काम पहला यही होगा कि भाई सभी लोगों को बेसिक फैसिलिटी दी जाए, हम जो भी कार्य करें वो सरकार के द्वारा किया जाए। तो दोनों ही मुल्कों की ये सोच थी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास किया जाए। जैसे भाई आज के टाइम में जो पानी है वो पानी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। बिजली है वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। पहले के टाइम में क्या होता था, मतलब 1951 के बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर चीज़ें, आप जो चीज़ें यूज़ करोगे वो सारी की सारी सरकारी होती थी। जैसे बिजली, आप उदाहरण के लिए कह सकते हो पानी, आप बिजली भी सरकारी थी, पानी भी सरकारी थी, मतलब सरकारी था। और आज के टाइम में तो ये दोनों अलग होगी अब इनका, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया था 1991 के बाद। तो अभी हम इन पे चर्चा करते हैं। इन दोनों ही मुल्कों ने अपने जो विकास को अपनाया वो सरकार के थ्रू विकास, मतलब सरकार की अब ये योजना थी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। ठीक है जी।
तो इन्होंने क्या करा, सार्वजनिक क्षेत्रों पर अपना व्यय को बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो खर्च करा वो लोगों की भलाई के लिए खर्च करा, लोगों के विकास के लिए खर्च करने की कोशिश करी। अब हम बात करते हैं चाइना की। पहले यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं समाज के हर व्यक्ति की बेहतरी में सुधार करना ताकि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। भाई सरकार का काम क्या था? भाई सरकार ने ये सोचा अगर हम लोगों की भलाई करते हैं, अगर हम लोगों का विकास करने की कोशिश करते हैं तो लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी सोच है। पर समय के साथ साथ हमें अपनी नीतियों को परिवर्तन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था भाई 3 प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रितवाद। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पे संसाधनों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हित में होता है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। इसमें बताने की कोशिश की है कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे गवर्नमेंट जो काम करती है, जो निर्णय लेती है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो केवल अमीरों के फ़ायदे के लिए होते हैं। और वहाँ पे सरकार क्या करती है? अमीरों के फ़ायदे के लिए कानूनों को बनाती है। और वहाँ पे जो कार्य होते हैं वो ज़्यादातर कार्य तकनीक के माध्यम से किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। जैसे कि अमेरिका है और यूरोपियन जो कंट्री है वो ज़्यादातर अब डेवलप कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों के थ्रू काम होता है। इसीलिए जो भी वहाँ पे आज जो विकास हुआ है वो पूंजी के द्वारा ही हुआ है। तो अब आपको शायद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पे समाज के भले के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए जो काम किया जाता है उसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बेसिकली इसका ये वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे सरकार समाज के सभी व्यक्तियों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करती है। एक होती है कमांड इकोनॉमिक। कमांड इकोनॉमिक वही होती है जो एक प्रकार से जहाँ पे एक गवर्नमेंट का ही पूरा कमांड हो और वो अपने अनुसार अपने व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ऊपर और अपने जो उनके पास जो उद्योग है उसके ऊपर उसका पूरा ही नियंत्रण रहता है। तो भारत ने क्या करा? भारत ने समाजवादी इकोनॉमिक्स को अपनाया। शुरू में चीन ने भी ऐसे करने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में, थोड़ा सा बाद में, वहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। तो उन्होंने फिर सारी जो वहाँ पे जितनी भी पावर थी चाइना में वो सभी अपने पास ही रख ली, क्योंकि कोई ऑप्शन था ही नहीं उनके पास। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मिक्स इकोनॉमी कौन सी है और मार्केट इकोनॉमिक्स कौन सी है। मार्केट इकोनॉमिक्स में क्या होता है? ओन बाय प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा भरमार देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्वतंत्रता होती है कि आप अपना खुद का बिजनेस मतलब ओपन कर सको। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मार्केट इकोनॉमिक्स की। मार्केट इकोनॉमिक वो होती है मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, जहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता होती है, अपना काम करने की आज़ादी होती है, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो अपना मतलब जो मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार मांग और सप्लाई की जाती है। अब हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमिक्स की। मिक्स इकोनॉमिक जहाँ पे प्राइवेट और कैपिटल, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही मिशन होता है। अगर हम कमांड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ओन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा और यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ रूल और रेगुलेशन होता है जो कि सभी कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि चाइना, इसका एग्जांपल है अमेरिका, इसका एग्जांपल है चाइना। और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन यहाँ प्राइस कंट्रोल किया जाता है मांग और पूर्ति के आधार पे। शायद आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, पर मेरा विश्वास है कि अगर 1 से 2 बार ये वीडियो आप देखते हो तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भाई विकास की अगर हम बात करते हैं तो 3 ही सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और चाइना ने कमांड मॉडल को अपनाया। ठीक है भाई। सन 1980 के दशक तक, अब आप ये बताओ कि दशक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता कि दशक किसे कहते हैं। दशक का अर्थ होता है 10 साल। जी हाँ, सन 1980 के दशक तक तीनों देशों का विकास दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी। हम कह सकते हैं कि 1980 के आसपास तक, अगर हम बात करें सन 1970 से लेके 1980 के बीच,
भारत, पाकिस्तान और चाइना, तीनों की जो विकास का जो योजना थी या जो विकास का जो दर था वो ऑलमोस्ट सेम सा था। जैसे अगर मान लो मान लो अगर भारत की इनकम 100 रुपये है और चाइना की इनकम 500 रुपये हैं, और उस टाइम अगर पाकिस्तान की इनकम 300 रुपये है तो भारत 100 से 105 पे आ गया, चाइना 120 पे 520 पे आ गया, और ये ऐसे सिर्फ 5% के आसपास का ही वृद्धि हो रही थी। परंतु अब क्या हुआ, चीन ने 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने 1991 में अपने आर्थिक सुधारों को लागू कर दिया। अब यहाँ पे देखने की बात है भाई, जब तीनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, ठीक है, आज़ादी के बाद तीनों की जो योजनाएं थी ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन चीन की कमांड इकोनॉमिक्स थी, मतलब वहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो सरकार के नियंत्रण में होगा। अब भारत ने क्या करा, जब भारत को नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, चरमरा चुकी थी, क्योंकि यूएसएसआर अब ख़त्म हो गया था और यूएसए और उसका उत्तराधिकारी रशिया ही आया था। तो उससे पहले ही, कुछ समय पहले, चीन ने 1978 में चीन ने एक अपने आर्थिक सुधार करे। अब आप मुझे ये बताओ कि आर्थिक सुधार क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भैया आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार उन सुधारों को कहा जाता है जब कोई देश अपने देश की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करता है। जैसे भारत ने 1991 में, 1991 में भारत को ज़रूरत महसूस हुई कि भाई अब आर्थिक जो सुधार किए जाए, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक्स, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा चुकी थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम हो गया था, सिर्फ 2 हफ्ते तक का ही था। भारत में वस्तु और सेवाओं की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। आर्थिक सुधार तब किया जाता है जब एक देश के पास पैसा समाप्त हो जाता है या एक देश के पास दूसरे देश से वस्तुओं को मंगवाने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचता। तो चीन ने 1978 में ये सुधार कर लिया था। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1988 में पाकिस्तान ने कर लिया था और भारत ने 1991 में। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई, चीन ने कब करा और भारत ने कब करा, ठीक है भाई। अभी हमने देखा और हमें पता होता है कि भाई इंडिया ने 1991 में एलपीजी को अपनाया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है भाई, अब आप ये बोलोगे भैया उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पता है क्या, इसमें बोला हुआ है कि 1991 में भारत ने अपने आर्थिक नियोजन को फिर से मजबूत करा और एलपीजी को लेके आए। लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है, जिसको हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है नीतियों का उदार करना। अभी मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जितने भी कोई भी उद्योग खोलना होता था तो उन उद्योगों को खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। अब सरकार ने क्या करा कि भाई अगर सभी लोगों को अगर कोई उद्योग खोलना है तो उनको लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन लाइसेंस किससे मिलेगा, सरकार से। आज अगर आप सरकार से कोई लाइसेंस लेने जाओ किसी चीज़ का तो क्या आपको मिल जाता है, बिल्कुल नहीं मिलता। आपकी चप्पलें घिस जाती है, आपके जूते घिस जाते हैं, परंतु आपको लाइसेंस नहीं मिलता। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था, क्योंकि गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार था और ईजिली कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस नहीं खोल सकता था। परंतु आज के टाइम में क्या है, गवर्नमेंट ने 7 या 9 ऐसे उद्योगों को अपने पास रिजर्व छोड़ के और सभी उद्योगों के ऊपर से जो नियम थे उनको हटा दिया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आज किसी को वाइन की शॉप खोलनी है तो उसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आज किसी को केमिस्ट शॉप खोलनी है तो उसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आज किसी को अपना एक छोटा सा उद्योग खोलना है, जैसे जूते चप्पल की छोटी सी फैक्ट्री खोलनी है या कोई भी छोटा मोटा काम करना है, तो उसके लिए सरकार के लाइसेंस की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे हर एक उद्योग की होती थी। तो सरकार ने क्या करा, 1991 में क्या करा, 1991 में उन उदारीकरण के माध्यम से अब उस लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया और 7 या 14 ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ छोड़ दी अपने पास कि जिनको खोलने के लिए अब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उदारीकरण समझ में आया। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। अक्सर लोगों का ये कहना होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है या भूमंडलीयकरण क्या है।
बहुत सिंपल है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करना। ये संबंध आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज़, जैसे आप सुबह जब उठते हो और रात को जब आप सोते हो, तो जितनी भी चीज़ों को आप यूज़ करते हो वो सारी वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। अगर आप सुबह उठ के शावर लेते हो तो आप जो टूथब्रश यूज़ करते हो वो इंडियन नहीं है, फिर आप जो कपड़े पहनते हो वो इंडियन नहीं है, फिर आप जहाँ पे जाते हो, किसी गाड़ी वाड़ी से जाते हो, मेट्रो से जाते हो, वो इंडियन नहीं है। हम एक दूसरे के देशों की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके विचारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके रिलीजन को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर ऐसी, वो भी हमारे विचारों को, हमारी तकनीक को, हमारे कल्चर को, हमारे फूड को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश का विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करना, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, मतलब आयात निर्यात करना। ये जो संबंध होता है ये वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी। जैसे आपको अगर एप्पल का आईफोन चाहिए एक नया, तो आप वो कहाँ से आएगा? इंडिया में तो बन ही नहीं रहा, तो आप बाहर से ही मंगवाओगे। तो मतलब बाहर से कोई आया, आपने बाहर से कोई चीज़ों को मंगवाया। ये तभी पॉसिबल हुआ जब भारत के देश का उस देश के साथ संबंध अच्छा है। अगर संबंध ही नहीं होता तो वहाँ से कोई चीज़ ही नहीं आ पाती। जब चीज़ नहीं आ पाएगी, किसी मुल्क में, किसी देश के अंदर चीज़ नहीं आ पाएगी, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया आपने सुना होगा, तो वो एक प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें नहीं चलती है ना, तो उनका खुद का अपना काम है, अपना उनकी वेब है। तो प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया, ग्लोबलाइजेशन समझ में आ गया, और आपका है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ होता है कि जो भी जो सरकारी उद्योग होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ पे पहले दिल्ली में पानी और बिजली सरकारी थी, लेकिन अब वो प्राइवेट होगी। अगर जो मेट्रो है वो भी अब प्राइवेट है ना। तो मतलब अब जैसे आप, सिंपल सी बात है कि प्राइवेट चीज़ होने के बाद वो चीज़ जो प्राइवेट कंपनी है वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, अच्छा उसमें और कुछ नई तकनीक लाने की कोशिश करेगी। तो आपको अब ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से मेन शुरू करते हैं हम कि भारत के विकास की रणनीतियाँ। भाई भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास बंद व्यापार का रहा है। बंद व्यापार मतलब अभी मैंने आपको बोला है कि क्लोज इकोनॉमिक्स कौन सी होती है। एक क्लोज इकोनॉमिक्स उस इकोनॉमिक्स को कहा जाता है जिसका दूसरी इकोनॉमिक्स के साथ कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत के सामने नई नीतियां एवं चुनौतियां थी जो नए व्यापार प्रणाली के समर्थन कर सकी। यह नया सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में लाया गया और भारत के विकास को गति दी गई। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1991 में भारत ने अपने एक आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म करे। आवश्यकता क्यों हुई ऐसी? क्योंकि भाई अब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने अपने सभी चीज़ों को, जो सभी चीज़ थे, सभी जो उद्योगों थे, उनके माध्यम से लोगों की भलाई करने की कोशिश करी, तो पर सरकार के पास उस हिसाब से पैसा ही नहीं आ पाया। अब यहाँ पे बोला हुआ है गरीबी में कमी। तो भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, जब 1951 में भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू करी, तो भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती क्या थी कि भाई जो भारत की गरीबी है उसको कम किया जाए, इसके साथ साथ बेरोजगारी है, इसके साथ साथ शिक्षा है, जनसंख्या है। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं एक अर्थव्यवस्था के। जैसे गरीबी में कमी, गरीबी में कमी का है भारत ने गरीबी को कम करने के लिए कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपनाए। जैसे हमने जाना कि 1991 के बाद भी भारतीय सरकार ने या फिर सरकार समय के साथ साथ हर जो भी कोई नई गवर्नमेंट आने की कोशिश करती है, या जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है या पार्टियां क्या करती है कि लोगों को वादे, एक लुभावने वादे दे देते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा, हम ये पॉलिसी लाएंगे, हम वो पॉलिसी लेके आएंगे। तो जब सरकार आ जाती है तो कुछ पॉलिसी ले आते हैं, कुछ पॉलिसी हवाबाज हो जाती है। तो इसी प्रकार से भारत ने क्या करा भाई, 1991 के बाद और 1951 के बाद गरीबी को कम करने के लिए कुछ नई नई पॉलिसी लेके आए। इस पॉलिसी के तहत इससे क्या होता है, इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, पोषण स्तर में वृद्धि करने और कुछ राज्यों में गरीबी की संख्या कम करने को मदद मिलती है। अब आपने देखा है कि भारत में दिल्ली, बॉम्बे और ये जो
साउथ इंडिया के एक दो स्टेट हैं, जैसे केरला आप देख सकते हो, बेंगलोर आप देख सकते हो, बॉम्बे आप देख सकते हो, दिल्ली, नोएडा, ये ही डेवलप है। क्यों? और इतने डेवलप क्यों नहीं है? कभी सोचा है आपने? चलो कमेंट करके बताइएगा आप मेरे को। तो गरीबी उन्मूलन करने के मतलब गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने क्या करा भाई, जैसे कुछ ना कुछ योजनाएं बना दी। इसके साथ साथ इन समस्याओं का सामना, अगर हम गांव की बात करें तो उस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो भारत की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। तो गांव में रहने वाले लोगों के सामने क्या क्या समस्या थी, इन सभी समस्याओं को उनका सामना करना पड़ता था। जैसे बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे मतलब बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते थे। जब कुछ खाना ही नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, पानी अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, जब पोषण ही नहीं मिलेगा तो बच्चा कुपोषण हो जाएगा, कुपोषण होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब कुपोषण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो जब स्कूलों में, जब गाँवों में स्कूल नहीं होएंगे, अस्पताल नहीं होएंगे, शिक्षा का स्तर ही नहीं होएगा, तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है, बाल श्रम करना पड़ता है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, उनका फिर कम अवस्था में उनका बाल विवाह हो जाता है, और साफ़ सफाई ना होने के कारण अन्य प्रकार की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है, पीने का साफ़ पानी नहीं होता। तो ये सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है, ये हर एक जगह अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्हीं सभी समस्याओं को हटाने की कोशिश और इन सभी समस्याओं को निजात पाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल ही जीवन, मतलब पानी के ऊपर, जल के ऊपर, बच्चों की शिक्षा के ऊपर और गाँवों के विकास के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं को लेके आया जा रहा है, ताकि गाँव के हर एक व्यक्ति की जो क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। मतलब भारत के लोगों का और भारतीय मतलब गवर्नमेंट का ये मानना है, और महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला था कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा ना, एक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, एक देश मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि गाँव से ही तो हमें कच्चा माल मिलता है। अब हम यहाँ बात करते हैं ग्रामीण विकास। इस रणनीति के तहत भारत ने उन क्षेत्रों के विकास के विभिन्न उपायों को अपनाया जो ग्राम अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में पीछे रह गए थे। तो हमने क्या करा था कि भारतीय सरकार ने क्या करा, इन योजनाओं के माध्यम से, अब आप ये देख सकते हैं कितनी प्रकार की योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, हर घर जल जीवन योजना है, और ये खाद्यान्न से संबंधित है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, महिला सशक्तिकरण है, पंचायती क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, जो पंचायती राज्य योजना है, तो इस प्रकार की योजना को लेके आया गया ताकि लोगों को इससे रोजगार मिले। भाई अगर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, गांव में हॉस्पिटल और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी चीज़ों को लाया जाएगा, तो गांव के व्यक्ति के साथ साथ वहाँ के बच्चों का विकास होगा, और इसी के साथ साथ रोजगार को बढ़ाया जाएगा। जब रोजगार कब बढ़ेगा भाई, रोजगार तभी बढ़ेगा जब आपके पास कुछ स्किल होएगी। देश में रोजगार सृजन करने के लिए कई आर्थिक सुधार शुरू किए गए, और उनका उद्देश्य लगभग स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि सरकार ने समय समय पे अपनी अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई है, जैसे स्किल इंडिया योजना, जन धन योजना, स्टार्टअप योजना, अटल पेंशन योजना, उदय योजना, उज्ज्वल योजना, मुद्रा योजना, ईपीएफ सुधार योजना, इंडिया योजना, स्वच्छ भारत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, जीवन ज्योति योजना, है ना। तो मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं सरकार की योजनाएं बता रहा हूँ। क्या ये योजना सफल हुई हो या नहीं हुई, इस ये पे चर्चा करने का बाद का विषय है। लेकिन सरकार ने इस अनेक प्रकार की योजना के माध्यम से लोगों की भलाई करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई लोगों में जो गरीबी है, जो उनमें असमानता है, उसको हटाने की कोशिश की गई है। अभी हमने जाना कि सरकार ने योजनाओं के माध्यम से शिक्षा स्तर में वृद्धि करने से, अस्पतालों में वृद्धि करने से, बिजली उपलब्ध कराने से, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीज़ों की सुविधा प्रदान करने से किस प्रकार से लोगों का विकास होगा। जब लोगों का विकास होएगा तो देश का भी होना है। अब हम बात करते हैं चीन के विकास की रणनीति। तो अब हम यहाँ पे ये जानते हैं भाई चीन ने ऐसा क्या करा कि हमें चीन को इस चैप्टर में लेके आना पड़ा। भाई जब भी हम चीन की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है चीन का सामान है, अगर चल गया तो
चांद तक नहीं चला तो यहीं तक 2 घंटे में भी ख़राब हो जाए। तो विशाल छलांग यह अभियान 1958 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। भाई चीन ने क्या करा, चीन बहुत शातिर है शुरू से ही। चीन ने शुरू में तो रूस का, रशिया का साथ मांगा। जब उसे पता चला कि भाई रशिया अब धीरे धीरे जो यूएसएसआर है वो धीरे धीरे अपने युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर आया, शीत युद्ध, उसमें हारना शुरू हो गया, तो चीन ने पर्दे के पीछे अमेरिका से हाथ मिला लिया। और चीन ने क्या करा, चीन ने यहाँ पे ये करा कि भाई अपने लोगों को उसने अमेरिका पे भेजा। और अमेरिका पे इसलिए भेजा, उन्होंने ये कहा भाई तुम अमेरिका पे जाओ और वहाँ की तकनीक को सीख के आओ, वहाँ पे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है वो सीखो, और आप चाइना में आओ और वापस चाइना के लोगों को सिखाओ। जब चाइना के लोग उसे सीख जाएंगे तो चीन की गवर्नमेंट चाइना के लोगों को फंड देगी कि भाई तुम ये चीज़ अपने घरों पे इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट करो, और आपके घर के पीछे जो बैकयार्ड होता है, जो आंगन होता है, आप क्या उन आंगन में इन सब चीज़ों के उद्योग लगाओ। क्या वो थोड़े छोटे छोटे उद्योग क्यों ना हुए। तो चीन ने ज़्यादातर जो अपने जो लोग थे उनके साथ ऐसा ही करा। इससे क्या हुआ, अब चीन में क्या हुआ, धीरे धीरे विदेशी जो तकनीक थी वो आनी शुरू हो गई। विदेशी तकनीक के साथ साथ अब चीन के हर एक व्यक्ति, हर एक पर जो घर थे वो अपने आंगन में नए नए इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है। जब इनोवेशन इतने सारे हुए तो मान लो अगर 10,000 इनोवेशन हुए, उसमें से 500 इनोवेशन भी अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तब भी बहुत बड़ी बात थी। तो चीन में जब इनोवेशन हुए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इनोवेशन करने को प्रेरित किया, पैसा दिया कि भाई तुम यहाँ पे आप इनोवेशन करो और हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो तकनीक तो वो सीख के पहले ही अमेरिका से आ गए थे। तो चीन ने ऐसी योजना बनाई, और यही एक मेन कारण है कि चाइना में इस टाइम पे वो ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन करने की कोशिश करी थी। और भारत में आज भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का द्वितीय फेज देखा ही नहीं है। कोई भी अगर देश अल्प विकसित से विकासशील की ओर या फिर विकासशील से लेके विकसित की ओर जब वो बढ़ता है तो एक चरण उसके बीच में और आता है। आपने भारत में सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने भारत में सुना होगा आईटी रेवोल्यूशन। क्या आपने भारत में सुना है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन? बिल्कुल नहीं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आईटी रेवोल्यूशन तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन सेकंड क्षेत्र का जो एक रेवोल्यूशन है जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, भारत ने वो मिस कर दिया। इसीलिए भारत में आज रोजगार की बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बहुत है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था मेक इन इंडिया, कि भाई फॉरेन कंपनियों को बोला था कि आप भारत में आओ, भारत में इन्वेस्ट करो, भारत में प्रोडक्ट को बनाओ, जो कि चाइना ने उस टाइम पे कर लिया था। शायद इसकी ऊपर बहुत लंबी स्पीच होगी है। तो विशाल छलांग का अर्थ है कि 1958 में यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोगों को सिखाया गया और बताया गया, और लोगों ने क्या करा, अपने घरों के पीछे बड़ी पैमानों पर उद्योगों को लगाए और सरकार के द्वारा प्रोत्साहित हासिल करा। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1966 और 1976 में के बीच में 1965 में माओ के तुंग ने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत करी, और इस क्रांति ने छात्रों और पेशेवरों को ग्रामीण इलाकों से काम करने और सीखने के लिए बाहर भेजा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से चाइना की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बाहर भेजा। बाहर भेजने का अर्थ है कि उन्होंने अमेरिका भेजा और अमेरिका से तकनीक सीखने को बताया गया कि भाई तुम वहाँ से सीख के आओ और फिर चाइना में ही आप उसको यूज़ करो। अब मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इस चैप्टर को पूरा भी यहाँ समझाता हूँ, तो इसका एक पार्ट और जल्द ही लेके आता हूँ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली क्लास तक तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।